जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड के पेपर वन जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पेपर वन के लेसन फाइव जो है बच्चे अपने प्राकृतिक जराब में, जो है लेसन फाइव है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लेसन फाइव का लगभग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख सकते हैं। और पेपर वन का भी जो 4 चैप्टर है उसका भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप, तो पेपर वन में बाल अवस्था एवं उसका विकास ही पढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जो है हम आपको बाल अवस्था एवं उसका विकास के जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने वाला होता है वो बताएंगे। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है हम डिस्कशन या वर्णन कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 चर्चा करेंगे, जो कि है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पहला है साथियों के साथ संबंध। यदि आ जाएगा इस पे संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए, तो कैसे लिखिएगा। उसके बाद दूसरा होगा कि प्रतियोगिता तथा सहयोग क्या होता है बच्चे के लिए, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। तीसरा है प्रतियोगिता एवं संघर्ष, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। चौथा है द्वंद्व आक्रामकता, ये क्या होता है, इस पे भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और पांचवा है मित्र समूह एवं संबंध, किस तरह से होता है बालक में, और यह इस पे टिप्पणी आप किस तरह से लिखिएगा। इन पांचों संक्षिप्त लिखने वाली टिप्पणी पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आइए देखते हैं। पहला था साथियों के साथ संबंध पे एक टिप्पणी लिखना है, किस तरह से लिखेगा। यानी कि सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है कि बालक के जो साथी या मित्र समूह जो बनते हैं उनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए और किस तरह से संबंध बनाना चाहिए। तो उस पे टिप्पणी लिखना है। तो इसको विस्तार से आप कैसे लिखिएगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, साथियों के साथ संबंध इंग्लिश में रिलेशनशिप विथ पीयर्स जो है इसका इंग्लिश होता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, विपरीत लिंग से मित्रता का प्रभाव बच्चों पर अनेक आयु स्तरों के अनुरूप पड़ता है। मतलब विपरीत लड़के और लड़कियों के बीच में जो है मित्रता का प्रभाव जो है आयु के अनेक अवस्था में यह देखने मिलता है। देखिए, शेषावस्था हम बताए हुए थे 6 से 12 वर्ष, ठीक है, शेषावस्था होता है। शेषावस्था नहीं, शेषावस्था है तो 0 से 6 वर्ष, सॉरी, और बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष होता है। देखिए, शेषावस्था में शिशु की इस बात के प्रति उदासीन होते हैं। मतलब शिशु शेषावस्था में जो बालक होते हैं तो इस बात से जो है जो है वह उदासीन या उनको पता नहीं रहता है कि जो है लड़के और लड़कियां जो है आपस में दोस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस बात से जो है उदासीन होते हैं कि उनके साथ संगी साथी किस लिंग के हैं। शेषावस्था में बालक प्रायः लिंग भेद का आशय नहीं समझते हैं और सामान्य रूप से अपनी खेल प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों एक साथ खेलते हैं। देखिए, बाल अवस्था को इस संदर्भ में, बाल अवस्था का टाइम पीरियड हो गया 6 से 12 वर्ष, ठीक है। बाल अवस्था को इस संदर्भ में सुषुप्ता अवस्था माना गया है। अर्थात बालक विपरीत लिंग से मित्रता के प्रति उदासीन रहते हैं। वे या तो एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं चिढ़ाने की विभिन्न क्रियाएं करते हैं। मतलब विपरीत लिंग के जो दोस्त होते हैं वह एक एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। आइए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में परिवार वृद्धि के सामान्य नियमों की जानकारी सैद्धांतिक रूप से किशोर एवं किशोरियों को हो जाती है। वे इस व्यवहारिक रूप में जानना चाहते हैं, अतः उनमें काम प्रवृत्ति की जागरूकता आरंभ होती है। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव करने लगते हैं। मतलब कि लड़का और लड़की किशोरावस्था में दोस्त रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण का भावना दिखने लगता है किशोरावस्था में। देखिए, किशोरावस्था के अंतिम चरण में उनके अंदर संसार के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। ये अपने जीवन साथी की कल्पना में मानसिक रूप से संतृप्त रहते हैं।
इसलिए उनमें विषम लिंगीय लिंगीय प्रेम प्रस्फुटित होते हैं, मतलब कि अपोजिट जो है होते हैं वह दिखने लगता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि विपरीत लिंग से मित्रता बच्चों को उनके आयु स्तर के अनुरूप प्रभावित करती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में सहशिक्षा का प्रावधान है, अर्थात बालक एवं बालिकाएं साथ साथ ही कक्षा में पढ़ते हैं, साथ उठते बैठते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो देख लिए साथियों के साथ संबंध किस तरह से होता है। अब देखते हैं प्रतियोगिता एवं सहयोग, आप इसे किस तरह से लिखिएगा। देखिए, प्रतियोगिता और सहयोग दोनों शब्द से ही पता चलता है कि एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता मतलब कि जो भी श्रेष्ठ होता है वह प्रतियोगिता, और सहयोग होता है। प्रतियोगिता और सहयोग पे जब टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे लिखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। देखिए, प्रतियोगिता एवं सहयोग मानव के सामाजिक जीवन का मूलभूत आधार माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एवं समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य और समाज जो है, यह दोनों जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं, और आपसी सहयोग पर ही मनुष्य की उन्नति एवं सभ्यता निर्भर करती है। मतलब कि आपस में यदि मेल जोल रहेगा, एक दूसरे से सहयोग बना रहेगा, तो उसका उन्नति और सभ्यता भी निर्भर इस पे करता है। इसी तरह प्रतियोगिताएं मनुष्य को एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य के जीवन को ही एक प्रकार की प्रतियोगिता माना गया है। तो मनुष्य के जीवन को ही एक प्रकार का जो है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन माना गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए लिए वह जीवन स्पर्धाओं में भाग लेता है, और इससे समाज से आवश्यक सहयोग की उपेक्षा करता है। मतलब कि अनेक अनेक परिस्थिति या अनेक भाग में जो है प्रतियोगिता में भाग लेता है, और वह उम्मीद करता है जो प्रतियोगिता भाग लेता है वह समाज के समाज में जो जो लोग रहते हैं उनसे सहयोग की उपेक्षा मतलब अपेक्षा की जाती है कि उनका सहयोग किया जाएगा। अर्थात जब तक व्यक्ति को सामाजिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक वह विजयी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी प्रतियोगिता और सहयोग आवश्यक है। प्रतियोगिता और सहयोग मनुष्य की विकसित बनाने और समाज के साथ अच्छा तालमेल, आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता और सहयोग को तथा इनकी उपयोगिताओं को हम पृथक रूप से निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब प्रतियोगिता और सहयोग को जो है अलग अलग किस तरह से आप समझिएगा, इसको देखिए। सबसे पहले देखते हैं प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। प्रतियोगिता की भावना मनुष्य में जन्मजात होती है। तो प्रतियोगिता की भावना यानी कंपटीशन की भावना जो है मनुष्य में जो है जन्मजात ये होती है। जन्म से लेकर अंत तक मनुष्य किसी न किसी प्रतियोगिता में लगा रहता है, अर्थात प्रतियोगिता मनुष्य के जीवन में निरंतर चलती रहती है। प्रतियोगिता द्वारा ही मनुष्य समाज में प्रगति की ओर अग्रसर होती है। इससे व्यक्तियों तथा समाज की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और समाज की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि अच्छे प्रतियोगी विजयी होकर समाज के अच्छे नागरिक के रूप में सामने आते हैं। देखिए, शिक्षा में प्रतियोगिता का विशेष स्थान है। शिक्षा में जो है प्रतियोगिता का जो है एक विशेष स्थान दिया गया है। प्रतियोगिता से खिलाड़ी को अपने भावी जीवन से जूझते रहने की प्रेरणा एवं प्रशिक्षण मिलता है। शिक्षा में प्रतियोगिता के विभिन्न लाभों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो प्रतियोगिता से जो है किस तरह से विभिन्न लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आइए उसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहला है कि सर्वोत्तम खिलाड़ी की पहचान हो जाती है। मतलब कि जितना भी 100 खिलाड़ी हैं उसमें कौन बेस्ट है उसका जो है चयन हो जाता है। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली अभी सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पहचान हो जाती है प्रतियोगिता से। देखिए, खेलने के अधिकाधिक अभ्यास के अवसर मिलते हैं। इससे जो है खेलने के जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है। खेलों का प्रचार प्रसार होता है तथा खिलाड़ियों का सम्मान भी बढ़ता है। एक दूसरे से संपर्क का अवसर प्राप्त होता है। मतलब प्रतियोगिता से जब होता है तो एक दूसरे से जो है संपर्क भी बढ़ता है। प्रतियोगिता प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रतियोगिताओं से मानसिक योग्यताओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रतियोगिता से जो है मानसिक क्रियाओं का विकास जो है तीव्र गति से होता है। सातवां है आत्म प्रगति में प्रतियोगिता सहायक होते हैं। मतलब प्रतियोगिता में जो भी लड़का यदि हार गया है तो उनको धैर्य रहता है कि अगली बार हम जो है जीतने का प्रयास करेंगे।
प्रतियोगिता द्वारा खिलाड़ी में कौशल एवं अच्छे गुणों का विकास होता है। जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, यदि वो हार गया है तो वो अपने कमियों को दूर करने के लिए जो है अधिक और कौशल बनना चाहता है, यानी कि कौशलों एवं अच्छे गुणों का विकास होता है। इससे योग्य व्यक्तियों की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। जो भी जीत जाता है तो उनको लोकप्रिय बनाया जा सकता है, लोगों द्वारा उसका सराहना किया जाता है। देखिए, प्रतियोगिताएँ लोगों का मनोरंजन कर उन्हें तनाव से मुक्त दिलाती है। तो 10 पॉइंट देखिए, अब जानते हैं सहयोग यानी कोऑपरेशन। इस तरह से आप समझ पाइएगा इसे, इसे किस तरह से लिखिएगा। आइए उसको देखते हैं। देखिए, सहयोग प्रतियोगिता की भांति सहयोग भी समाज एवं सभ्यता की उन्नति में योगदान देता है। सहयोग सामाजिक जीवन का मूल आधार है और इसे सहायता के रूप में भी जाना जाता है। सहयोग मतलब एक तरह से एक दूसरे का सहायता करना, यही सहयोग होता है। हम समाज में रहकर सबके संपर्क में आते हैं। इसी संपर्क से सहयोग की भावना का जन्म होता है। समाज के सभी नागरिकों का जीवन यापन की विभिन्न क्रियाओं के लिए दूसरे सामाजिक नागरिकों में से सहयोग लेना पड़ता है। साथ ही उन्हें उन्हें सहयोग देना भी पड़ता है। मतलब कि एक समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक दूसरे का सहायता करते हैं। इसी को हम सही सहायता करना ही पड़ता है, तो ही समाज सही ढंग से चलता है। तो इसी को जो है सहयोग कहा जाता है। देखिए, समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं तभी पूर्ण है जब वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी कारण मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया। मतलब कि एक दूसरे का सहायता करना ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। शिक्षा में भी सहयोग की भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक, प्रशिक्षक, आयोजक, छात्र तथा खिलाड़ी सभी के मध्य पारंपरिक सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। तभी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं को कुशलता से संपन्न किया जाता है। सहयोग से प्राप्त लाभों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, सहयोग के माध्यम से परंपराओं, नियमों और रीति-रिवाजों से परिचित होते हैं। मतलब सहयोग से जो है एक दूसरे की परंपरा, नियम और रीति-रिवाज से जो है परिचित होते हैं। दूसरा है, स्थानीय सहयोग के माध्यम से स्थानीय वातावरण और परिवेश का ज्ञान होता है। तीसरा है, सहयोग से परस्पर प्रेम, एकता और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास होता है। चौथा है, परस्पर संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। मतलब जो भी संकटग्रस्त लोग होते हैं, उनका सहयोग करने से जो है एक तरह से सहायता करने की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है। पाँचवाँ है, समाज में मेल-जोल बढ़ता है और लोगों के मध्य निकटता बढ़ती है। मतलब सहयोग करने से एक दूसरे के का जो है समाज में मध्य जो है निकटता होती है और समाज का जो एक भव्य तरीके से विकास होता है। देखिए, छठा है, सहयोग से किसी किसी भी कठिन से कठिन कार्य को किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सहयोग से जो है कोई भी कठिन से कठिन कार्य होगा उसको जो है किया जा सकता है। सातवाँ है, सहयोग से सीखने की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता एवं सहयोग में से न तो किसी एक को अपेक्षित किया जा सकता है और न ही एक के बिना दूसरी पूर्ण है। प्रतियोगिता एवं सहयोग दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों ही सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। तो दूसरा देख लिए प्रतियोगिता और सहयोग। अब तीसरा देखते हैं कि प्रतियोगिता एवं संघर्ष को आप किस तरह से समझ पाइएगा। यदि आएगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए तो किस तरह से इसे लिख पाइएगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो प्रतियोगिता हो गया कंपटीशन और संघर्ष हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, प्रतियोगिता एक ऐसी कठिन कार्यक्रम अथवा क्रिया है जो कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करती है। प्रतियोगिता जो है एक कठिन कार्यक्रम है अथवा क्रिया है जो कठिन परिश्रम के लिए जो है बालकों को या व्यक्तियों को प्रेरित करती है। कठिन परिश्रम से जीवन की आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता सदैव क्रियाशील रहने वाली प्रक्रिया है जो हमारे लिए उपयोगी है। प्रतियोगिता के माध्यम से होने वाले लाभों के कारण वर्तमान में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें विद्यालयी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं होती हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रतियोगिताओं में विशेष रुचि होती है, क्योंकि इनमें विजयी होकर होकर वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही इस विजय के माध्यम से वह अपने सहपाठियों एवं मित्रों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं ताकि वो जीत जाए, ताकि उनके मित्र जो है उनका प्रभाव या उनका बात माने। आइए आगे देखते हैं। जब प्रतियोगिताओं में पराजय का सामना करना पड़ता है,
तो प्रतियोगिता में कोई प्रतिभागी भाग लेते हैं तो वहाँ पराजय का सामना करना पड़ता है। कोई जो है टूट जाता है, कोई जो है संघर्ष करके और अच्छा बनने का कोशिश करता है, ठीक है? तो उनकी इन आशाओं पर पानी फिर जाता है और वह संवेदनात्मक रूप से अस्थिर होने लगता है। एक वीडियो में आपको समझाए हुए थे संवेदनात्मक क्या होता है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अस्थिर होने लगता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता लाभ के स्थान पर हानि देने लगता है। मतलब जो भी टूट जाता है तो वो एक तरह से तनावग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, अपने आप पर विश्वास नहीं रखता है। तो एक तरह से प्रतियोगिता जो है एक तरह से लाभ के स्थान पर हानि देने लगता है। कुछ किशोरावस्था छात्र-छात्राएँ विजय के लिए अनुचित साधनों, उत्तेजक दबाव या नियमों का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकते हैं। मतलब प्रतियोगिता जीतने के लिए जो है वह अनुचित साधनों का उपयोग करने लगते हैं, उत्तेजक दबाव खाने लगते हैं और नियमों का उल्लंघन भी करने से भी नहीं चूकते हैं। इससे प्रतियोगिता का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। एक और जटिल स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब परिवारजनों या संगी साथियों की उ अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्रतियोगिता के आशाजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। इससे प्रतियोगी में हीन भावना का संचार होने लगता है और अन्य प्रतियोगियों की तुलना में वह स्वयं को कमतर समझने लगता है। इस प्रकार प्रतियोगिताओं का दबाव एक गंभीर एवं चिंतनीय मुद्दा बन जाता है, जो कि बालक-बालिकाओं के वर्तमान एवं भावी जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के खेल, मनोरंजन एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त शैक्षिक परीक्षाएँ भी एक प्रकार का प्रतियोगिता है, जिनमें प्रतियोगियों अर्थात छात्र-छात्रों का उत्तम आइए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तम प्रदर्शन कर उत्तीर्ण होने की विजय प्राप्त करनी होती है। इन परीक्षाओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के लिए एवं प्रतियोगिताओं से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए अभिभावकों, मित्रों, शिक्षकों एवं समाज के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतियोगियों पर दबाव डाला जाता है। मतलब कि कोई परीक्षा हो रहा है तो उसमें अभिभावक या उनके मित्र होते हैं, उन पे दबाव दिया जाता है कि आप अच्छे अंक से पास करिए। उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इनको अच्छे करने के लिए जो है उन पे जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे प्रत्येक समय प्रतियोगिता की तैयारी में लगाए रखना, खेलने-कूदने, सैर करने से मना करना, अधिक से अधिक पढ़ाई करने के लिए आदेशित और निर्देशित करना आदि। इससे छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिबंधों और निर्देशों के कारण वे बेईमान से तैयारी करते हैं, जिससे उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होती। फलस्वरूप वे विरोधी स्वभाव को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं और प्रतियोगिताओं से विमुख होने लगता है। इससे वे अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण मार्ग को स्वयं ही बंद कर लेते हैं। प्रतियोगिताओं का आयोजन समाज और प्रतिभागियों के हित के लिए किया जाता है। प्रतियोगिताएं हानिकारक न हो अर्थात बालक-बालिकाओं को प्रतियोगिता का आइए आगे देखते हैं प्रतियोगिता का दबाव न झेलना पड़े, इसके लिए देखते हैं थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, प्रतियोगिता हानिकारक न हो अर्थात बालक-बालिकाओं को प्रतियोगिताओं का दबाव न झेलना पड़े, इसके लिए अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को उन पर न लादें, वरना उन्हें स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करें। छात्रों को यह समझना आवश्यक है कि विजय के समान पराजय भी प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण अंग है और इसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए शिक्षक की भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। मतलब प्रतियोगिता का यदि अहम भूमिका है, तो इस प्रकार से जो है शिक्षक की भी एक अहम भूमिका होती है। तो आइए देखते हैं शिक्षक की क्या अहम भूमिका होती है। देखिए, सामान्यतः बालक-बालिकाओं में कार्य के परिणाम के प्रति निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह भाव उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में कार्य के परिणाम के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करें। बालक-बालिकाओं को निराशावादी दृष्टिकोण से बचाने को का शिक्षक का सदैव प्रयास करना चाहिए। दूसरा है बालकों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करना चाहिए। इससे तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है और प्रतियोगिताओं के दबाव से भी राहत मिलती है। ये शिक्षकों का एक कार्य होता है जब प्रतियोगिता में वह हार जाते हैं। अब तीसरा है
कि अनेक अवसरों पर बालक-बालिकाएँ ज सब कुछ जानते हुए भी अपनी प्रतिभा, विचारों एवं तथ्यों का प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अतः एक कुशल शिक्षक को चाहिए कि वह समय-समय पर उनको पृष्ठपोषण प्रदान करे तथा उनके कार्यों की प्रशंसा करे। इससे उनमें आत्मविश्वास की भावना का उदय होगा और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो देख लिए प्रतियोगिता और संघर्ष। अब चौथा जो है टिप्पणी लिखने वाला, उसको देखते हैं, जो कि है द्वंद्व आक्रामकता। द्वंद्व आक्रामकता क्या होता है? बच्चे में जो है आक्रमण भावना होती है, एक दूसरे से लड़ाई करने की भावना होती है, यानी एग्रेशन एंड ब्यूलिंग जो है एक दूसरे से आक्रामकता भावना होती है, लड़ाई झगड़े की भावना होती है। उस पे टिप्पणी आप किस तरह से लिख पाइएगा, आइए उसको देखते हैं। देखिए, बच्चों का झगड़ा करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह क्रोध की स्थिति में उत्पन्न होती है। जब गुस्सा आता है तो ये इस स्थिति में जो है झगड़ा करने की उत्पत्ति होती है। प्रायः बच्चों को अपने झगड़ा करते हुए देखा होगा। शेषावस्था में झगड़ा करना बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जो कि परिपक्वता प्राप्त मतलब कि परिपक्वता क्या होता है? हम एक वीडियो में आपको समझाए हुए थे। परिपक्वता मतलब धीरे-धीरे जो है अभ्यास, एक तरह से अभ्यास करते-करते परिपक्व हो जाना कोई भी कार्य करने के लिए, वही होता है परिपक्वता। प्राप्त होने तक प्रायः सामान्य हो जाता है। जब बच्चों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, तो उनका व्यवहार अमर्यादित हो आइए आगे देखते हैं। देखिए, अमर्यादित हो जाता है तथा यह प्रवृत्ति समस्या का रूप धारण कर लेती है। संवेदनात्मक विकास के असंतुलित होने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ बच्चों का स्वभाव अनावश्यक रूप से झगड़ा करने का होता है और वह प्रत्येक बालक से झगड़ना चाहते हैं। आक्रामकता के बारे में विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आक्रामक व्यवहार बच्चों के विकास पर कुप्रभाव डालता है। मतलब आक्रामकता का व्यवहार जो है बच्चों के विकास पे जो है कुप्रभाव डालता है। आक्रामक व्यवहार को समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। मतलब आक्रामक व्यवहार के जो बच्चे होते हैं, उनको समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा इसे अमर्यादित माना जाता है। यदि एक बालक अपनी कक्षा के दूसरे बालक से पेंसिल नम्रतापूर्वक न मांगकर उसको धमकी देकर या डराकर प्राप्त कर लेता है, तो उसका यह व्यवहार आक्रामक रुख की श्रेणी में आएगा। बालक के व्यवहार में असमायोजन, क्रोध, ईर्ष्या एवं अनुशासनहीनता का समावेश ही उसके व्यवहार को आक्रामक बना देता है। इस प्रकार के बच्चों के व्यवहार में लड़ाई झगड़ा करना, धमकी देना एवं तोड़-फोड़ करना सम्मिलित होता है। अतः आइए आगे देखते हैं। अतः आक्रामकता बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए घातक होती है। इस प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए बालक के समक्ष ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाए जिससे कि वह उसका अनुसरण करके सामान्य व्यवहार करने लगे। मतलब कि जो भी आक्रामक बालक होते हैं, उनके सामने सामने जो है एक ऐसा व्यवहार या सामान्य व्यवहार प्रस्तुत किया जाए ताकि वह आक्रामकता से जो है दूर हो। बालक की तोड़ अनुसरण करके समान व्यवहार करने लगे। बालक की तोड़-फोड़ एवं आक्रामक प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाया जाए तथा उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। बच्चों की संवेदनात्मक अस्थिरता को दूर करने के प्रयास किए जाए क्योंकि बालक संवेदनात्मक असंतुलन के फलस्वरूप ही इस प्रकार का व्यवहार करता है। झगड़ा करने के प्रवृत्ति को रोकने के लिए सर्वप्रथम उसके परिवार एवं परिवेश के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा अभिभावकों को बताया जाए कि परिवार में झगड़े की स्थिति को कम से कम उत्पन्न हो तथा इस बालक को भी उन बच्चों से दूर रखा जाए तो आवश्यक रूप से झगड़ा करते हैं। मतलब कि घर में जो झगड़ा होता है, उनसे बच्चे को दूर रखा जाए या बच्चा जिस मित्र समूह में रहते हैं, वो आक्रामक हो हैं, तो उनसे भी दूर किया जाए। ये शिक्षकों का एक तरह से कार्य होता है। बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति की जाए तथा विद्यालय में प्रेम एवं सहयोग का वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे आक्रामक बालक जो होते हैं एक सामान्य रूप से व्यवहार करने लगते हैं। तो 4 देख लिए, आइए 5वां देखते हैं जो कि मित्र समूह एवं संबंध। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए इसको देखते हैं। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, मित्र समूह एवं संबंध, इंग्लिश में पीर ग्रुप एंड रिलेशनशिप। तो मित्र समूह एवं संबंध किस तरह से जो है आप टिप्पणी लिखने वाला आएगा तो किस तरह से इसे लिखिएगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मित्र समूह सम आयु मतलब समान आयु के योग्यता तथा सामाजिक स्थिति का समूह होता है। माता-पिता अपने बच्चों की
अपेक्षा मित्र समूह को कम महत्व देते हैं। मतलब मित्र समूह जो है, माता-पिता जो है इनको जो है कम महत्व देते हैं। किशोरों पर अपने मित्र समूह का सर्वांगीण प्रभाव पड़ता है। किशोर किसी न किसी मित्र समूह का सदस्य होता है। समूह के सदस्य एक ही तरह सोचते हैं, बोलते हैं तथा कार्य करते हैं। एक मित्र समूह अपने समूह के सदस्यों के लिए हम की भावना रखता है। किशोर के लिए उसके मित्र समूह विश्वासपात्र, सत्यवादी तथा ईमानदार होते हैं। मित्र समूह युवाओं के लिए शरण स्थली होते हैं। जो युवा अपने परिवार के साथ भिन्नता रखते हैं, मित्र समूह उन्हें सहारा देते हैं। किशोरावस्था में मित्र समूह में किशोर का काफ़ी समय व्यतीत होता है। मतलब किशोरावस्था जो टाइम पीरियड होता है 12 से 18 या 20 वर्ष, इस टाइम जो है किशोरावस्था में बालक का जो अधिक टाइम जो है मित्र समूह में बीतता है। किशोर मित्र समूह के लिए शरण स्थली होते हैं। जो युवा अपने परिवार के साथ भिन्नता रखते हैं, मित्र समूह उन्हें सहारा देते हैं। किशोरावस्था में मित्र समूह में किशोर का काफ़ी समय व्यतीत होता है। किशोर आइए आगे देखते हैं। देखिए, मित्र समूह में खेल-कूद, शिक्षा, राजनीति, परिवार, संगीत, कला तथा अन्य सांसारिक बातों पर विचार-विमर्श करते हैं। वे एक-दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं। वे एक-दूसरे के साथ मिलकर विचित्र शरारतें करते हैं और समूह की गतिविधियों का पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखा जाता है। मतलब समूह में जो भी बात हो रहे हैं, उनको एक तरह से वो समूह के अंदर ही रखा जाता है, उनको बाहर नहीं किया जाता है। किशोरों पर यद्यपि उसके मित्र समूह का काफ़ी प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए जो धूम्रपान धूम्रपान, शराब तथा नशीली दवाओं के शौकीन हो। किशोर अक्सर हताशा एवं कुंठा की स्थिति में ऐसे मित्र समूह को जॉइन कर लेते हैं, जो गलत कार्यों में संलग्न होते हैं, मतलब मिले हुए रहते हैं और फिर इन लोगों के दबाव में आकर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। किशोरों को अपने आप को अराजक कार्यों, समाज विरोधी कार्यों तथा नशीली दवाओं से बचकर रहना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक बुद्धिमान किशोर अपने लक्ष्यों को समझता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के अनुसार ही अपने मित्रों के चुनाव में विवेक का सहारा लेता है और किशोरों को सदैव अच्छी आदतों वाले योग्य मित्रों का ही चयन करना चाहिए। गलत मित्र समूह का हिस्सा बनने से उसका परिचय भी गलत ढंग से दिया जाता है। मित्र समूह में भी योग्यता का विशेष महत्व होता है। जो वाद-विवाद, खेल-कूद, नाट्य कला तथा रचनात्मक कार्यों में दक्ष होते हैं, वे समूह के नेता बन जाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में जो अव्वल रहते हैं, वो जो है समूह के नेता बन जाते हैं। जब किशोर तथा उसके माता-पिता के मध्य संघर्ष होता है, तो ऐसी स्थिति में किशोर अपने साथी समूह की ओर मुड़ जाता है। तब देखा जाता है घर में जो है माता-पिता अधिक लड़ाई करते हैं, तो किशोर वह समूह के सदस्य एक निश्चित ढंग से बन जाता है, अपने समूह की ओर चले जाता है। अधिकांश बच्चे तथा किशोर इस स्थिति में यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि किस समूह का सदस्य बनना चाहिए और किस समूह का सदस्य नहीं बनना चाहिए और जिस समूह का सदस्य वे बनने जा रहे हैं वह समूह किस प्रकार का है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, वे उस समूह की ओर मुड़ जाते हैं जो सरलता से उन्हें स्वीकार कर लेता है। यद्यपि कई बार समूह अवैध और नकारात्मक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। मतलब कि एक तरह से गलत ढंगों से जो है समूह जुड़े हुए रहते हैं। बच्चे यदि किशोरावस्था के बालक जो उसमें समूह में जुड़ जाते हैं, वो भी गलत कार्य करने लगते हैं। तो अवैध और नकारात्मक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग प्रमुख रूप से सामान्य गतिविधियों पर लिंग पर आधारित होते हैं। अधिकांश किशोर परिवार से विरोध प्रकट करने के लिए गैंग के सदस्य बन जाते हैं और शराब तथा नशीली दवाओं का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे टूटे हुए संबंध और आर्थिक भार किशोरों पर और भी बढ़ जाता है तथा वे अधिक तनाव में आ जाते हैं। परंतु कुछ किशोर माता-पिता के केंद्रीकृत व्यवहार के कारण भी नकारात्मक समूह के सदस्य बन जाते हैं। देखिए आगे। देखिए, मित्र समूह बच्चों को विभिन्न सामाजिक क्षमताओं के विकास के अवसर भी प्रदान करता करते हैं, जैसे नेतृत्व, समूह कार्य की योग्यता आदि। मित्र समूह नवीन भूमिका तथा अंतःक्रिया के लिए इन अवसरों को स्वीकार कर लेता है। वे समूह के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, परंतु वे कम व्यवस्थित होते हैं। इस कारण बहुत से बच्चे तथा किशोर एक समूह से दूसरे समूह में चले जाते हैं। तो टोटल 5 संक्षिप्त लिखने वाला क्वेश्चन बता दिए। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ।
बताएँ। इससे पहले भी पेपर 1 का बाल अवस्था एवं उसके विकास का काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे उतना अच्छा बना रहेगा। यदि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ज़रूर अभी से लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।